Students, so let's start our today's topic. In today's class we are going to learn about thermodynamics. Second law. थर्मोडायनामिक्स का हम सेकेंड लॉ पढ़ेंगे बच्चों, एंड उसके बाद आज थर्ड लॉ भी कवर करना है. ओके, बट बिफोर वी स्टार्ट दिस टू रूल, लेट मी रिवाइज द फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रूल. बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे ना. फर्स्ट लॉ क्या था बच्चों? वो था इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू Q प्लस W. याद है ना, ये शुरुआत में हमने पढ़ा था. यहाँ पे U होता है इंटरनल एनर्जी, U होता है बच्चों इंटरनल एनर्जी, एंड ये हमारा Q जो है वो होता है हमारा हीट. अगर बच्चों सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा हो तो वहाँ पे प्लस लिखना, अगर सिस्टम में से हीट रिलीज हो रही हो वहाँ पे माइनस लिखना. ओके, ये जो W है बच्चों वो है हमारा वर्क डन. एंड वर्क डन हमने दो केस के लिए देखा था. एक था हमारा रिवर्सिबल केस, एक था हमारा नॉन रिवर्सिबल केस. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था डियर स्टूडेंट्स. अब मैं आपको एक नया टॉपिक यहाँ पे पढ़ाऊँगा. सबसे पहले वो है ज़ेरोथ लॉ. ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. नाउ लेट मी टेल यू डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज दिस ज़ेरोथ लॉ. मैं यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छे से एक एग्जांपल दूंगा. मान लीजिए कि मेरे पास तीन सिस्टम है, थ्री सिस्टम्स, सिस्टम ए, सिस्टम बी एंड सिस्टम सी. आई हैव थ्री सिस्टम, सिस्टम ए, बी एंड सी. नाउ सपोज सिस्टम ए हैज़ टेम्परेचर समथिंग लाइक let's say 27 degrees Celsius. All right, now I say A is in equilibrium. A is in thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium with B. In that case B का जो टेम्परेचर बच्चों होगा वो 27 डिग्री सेल्सियस ही होगा. मैंने बोला कि A एंड B है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है, मतलब कि A का जो टेम्परेचर बनेगा वही बच्चों B का टेम्परेचर बनेगा. नाउ आई से B इज इन इक्विलिब्रियम विथ C. मैंने दूसरा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताया, B इज इन इक्विलिब्रियम विथ C. ओके, B जो बच्चों है वो C के साथ इक्विलिब्रियम में, तो C का जो टेम्परेचर आएगा वो भी आएगा 27 डिग्री सेल्सियस. सो इससे डायरेक्टली एक अच्छा सा रिजल्ट निकल के आता है. इन दैट केस, इन गिवन केस A एंड C विल ऑल्सो इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. ओके, तो ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगी आप सबके लिए. ज़ेरोथ लॉ, उसके बाद फर्स्ट लॉ, उसके बाद सेकंड लॉ अब हम पढ़ाई करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी सेकंड लॉ डियर स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे मैं आपको सेकंड लॉ पढ़ाऊँगा. सेकंड लॉ में होता क्या है? सेकंड लॉ पढ़ने से पहले तो एंट्रोपी समझो. एंट्रोपी पढ़ाया था कल, याद है आपको? बच्चे सो गए शायद. एंट्रोपी का मतलब होता है एस. ओके, अब एंट्रोपी मतलब के होता है बच्चों रैंडमनेस. मतलब कि जो मॉलिक्यूल है उसका जो फ्रीडम है, वो फ्रीडम आप कैसे मेज़र करोगे बच्चों? वाया एंट्रोपी हम फ्रीडम को मेज़र करते हैं जनरली. मान लीजिए कि ये एक चैम्बर लिया मैंने, ये हमारा एक गैस चैम्बर है, ये गैस चैम्बर है बच्चों. अब गैस चैम्बर में बीच में यहाँ पे एक छोटा सा मेम्ब्रेन कर्टेन लगाया हुआ है. मेम्ब्रेन कर्टेन हमने यहाँ पे लगाया. यहाँ पे बच्चों मैंने कुछ गैस भरा हुआ है, कुछ अच्छा खासा गैस यहाँ पे भरा हुआ है. अब सेकंड केस, ये हमारा केस 1 था बच्चों. अब मैंने क्या किया कि मैंने बीच में से वो जो कर्टेन था ना उसे रिमूव कर दिया. इट्स रिमूव, ये मैंने रिमूव कर दिया. अगर मैंने इसे रिमूव कर दिया तो ये जो गैस है वो पूरे चैम्बर में अपने आप भर जाएगा ना. तो यहाँ पे आप देख पाते हो, तो ये गैस को घूमने के लिए उतना ज़्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है. मतलब इनिशियल जो एंट्रोपी था वो लो था बच्चों. उसके बाद सिस्टम ने अपने आप कुछ काम किया
अपने आप कुछ काम किया एंड फाइनल में आप देख पा रहे हो कि मॉलिक्यूल को घूमने के लिए बहुत ज़्यादा जगह यहाँ पे प्रेजेंस है। मतलब कि फाइनल एंट्रोपी जो है, फाइनल एंट्रोपी जो यहाँ पे है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, फाइनल एंट्रोपी बच्चों कैसा है? बहुत ज़्यादा हाई है। तो इससे क्या होगा? आप एक चीज़ तो क्लियर हो गए, ये रिएक्शन आपने जैसे ही कर्टन रिमूव कर दिया, ये वाला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब कि अपने आप रिएक्शन हो गई। अपने आप अगर ये रिएक्शन हो गई तो आप जनरली एक चीज़ यहाँ से निकाल पाते हो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। लेट्स चेंज द कलर। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एक रिजल्ट निकलता है जो है स्पॉन्टेनियस processes are generally consist of increase in entropy। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जितनी भी होगी बच्चों, वो सारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में एंट्रोपी फाइनल में इंक्रीज होता होगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, सेकंड एक एग्जांपल। यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, ये वाला अच्छा लगेगा। अच्छा, लेट्स टेक एग्जांपल। एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास आइस क्यूब है, ये मेरा आइस क्यूब। ओके, ये हो गया हमारा आइस क्यूब, मतलब कि H2O सॉलिड। अब मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, इसे एनवायरनमेंट में खुला छोड़ दिया, तो ये H2O क्या करेगा? सराउंड से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। सराउंड से हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग, हीट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू चेंज द फेज चेंज करने के लिए उसने क्या किया? सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब किया, तब जाके H2O लिक्विड कन्वर्ट होएगा। तब जाके किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप खुद से दिमाग लगाओ, इनिशियल एंट्रोपी कितना था? वेरी लो। इनिशियल एंट्रोपी तो लो था। फाइनल एंट्रोपी कैसा है बच्चों? फाइनल एंट्रोपी हाई है। आप खुद से दिमाग लगाओ, सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं एंड लिक्विड में उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। तो यहाँ पर भी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी क्या नहीं थी? अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी, एंड आप देख सकते हो कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जनरली एंट्रोपी फाइनल में क्या होता है? इंक्रीज होता है बच्चों। एंड दिस इज नोन एज अ सेकेंड लॉ। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से बच्चों कंसेप्ट समझ में आया होगा कि व्हाट इज अ सेकेंड लॉ। सो लेट्स कंप्लीट द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। रेड कलर अच्छा रहेगा। चलो, यहाँ पे हम पढ़ाई करेंगे आज थर्ड लॉ ऑफ thermodynamics. Alright, so let's complete the third law of thermodynamics. अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ाई किया ना बच्चों, उसमें एक चीज़ तो बहुत क्लियर थी कि हमने पहले केस में क्या पढ़ा, सेकंड में क्या पढ़ा, ज़ेरोथ में क्या पढ़ा। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छे से एक रूल दिया है। रूल क्या है? द एंट्रोपी ऑफ any pure crystalline substance approaches zero as the temperature approaches absolute zero. ओके, दिस इज कॉल्ड थर्ड लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ में क्या है? फिर से एक बार, द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन, लेट्स चेंज द कलर। ओके,
द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अप्रोचेस ज़ीरो एज टेम्परेचर टेंड्स टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जनरली होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो ये मॉलिक्यूल जो होते हैं बच्चों, ये मॉलिक्यूल 3 टाइप से मोशन करेंगे। पहला मोशन, सेकंड मोशन, तीसरा मोशन। पहला जो मोशन होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन वाला मोशन, स्ट्रेट लाइन वाला मोशन। इस मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन भी बोला जाता है। कोई भी मॉलिक्यूल होता है ना बच्चों, तो वो जनरली इस तरह से मोशंस करता है। सबसे पहले वो ट्रांसलेशन मोशन करेगा, दूसरी बच्चों वो करेगा स्पिन विच इज़ नोन एज अ रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, एंड द थर्ड वन इज नोन एज अ मूविंग अप एंड डाउन, मूविंग अप एंड डाउन, which is known as a vibrational motion, vibrational motion। जनरली कोई भी मॉलिक्यूल बच्चों होगा ना, वो ये 3 तरह से मोशन करेगा। कोई भी मॉलिक्यूल, पहला वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, जो है उसका ट्रांसलेशनल मोशन। वो स्पिन कर पाएगा, वो होगा उसका रोटेशनल मोशन। वो मूव अप एंड डाउन, ऊपर मूव करेगा, नीचे मूव करेगा, ये हो गया उसका वाइब्रेशनल मोशन। नाउ बच्चों, जैसे ही आपने टेम्परेचर को कम किया, टेम्परेचर को जैसे ही आपने कम किया, ये सारी मोशन जो होगी बच्चों वो बहुत कम हो जाएगी। ऑल मोशंस आर रिड्यूस्ड, मोशंस आर रिड्यूस्ड। अगर मोशंस ही कम हो गए तो आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे, एज वी डिक्रीज टेम्परेचर, as we decrease temperature, entropy of molecule is also decrease, also decrease। What it shows? It shows that अगर आपने टेम्परेचर कम करना शुरू किया तो एंट्रोपी भी अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने टेम्परेचर को 0 केल्विन पे लेके आ गए, तब आपका एंट्रोपी भी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। ओके, एंड दिस इज़ अ थर्ड लॉ। यही आपका क्या है बच्चों? यही आपका थर्ड लॉ है। एंड जो आपको याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वाला चीज़। ओके, अब जब ये 3 चीज़ें आपने पढ़ ली, ज़ेरो पढ़ लिया, ज़ेरोथ पढ़ लिया, ज़ेरोथ पढ़ा, उसके बाद फर्स्ट पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़ा, मतलब थर्मोडायनामिक्स के ऑल एसेंशियल रूल्स तो अब आपको आ रहे हैं। अब छोटा सा एक पोर्शन बाकी है, इसे भी कंप्लीट कर देते हैं, तब उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इसके ऊपर डिटेल से। जैसे आप जानते हो, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल, गिब्स फ्री एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी रिएक्शन। अगर डेल्टा जी का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगा, तब जाके रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस बनेगी। अगर डेल्टा जी का वैल्यू लेस दैन 0 होगा, तब जाके रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बनेगी। अगर डेल्टा जी का वैल्यू इज इक्वल टू 0 होगा, तब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी, तब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो ये वाला केस आज स्टडी करना है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम, दैट वी विल कवर इन चैप्टर नंबर 7, नेक्स्ट सेक्शन में। मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो इक्विलिब्रियम होगा, उसमें मैं पढ़ाऊंगा कि डिटेल में इक्विलिब्रियम क्या होता है। अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन आ रहा है यहाँ पे। कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लीजिए, A to B gives C+D। ये मेरे रिएक्टेंट्स थे, ये मेरे रिएक्टेंट्स थे, ये मेरा प्रोडक्ट था। यहाँ पे रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, एंड अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनता हो, इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चों जनरली रिवर्सिबल रिएक्शंस। ओके, इसका जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन होगा बच्चों वो है Vf, इसका जो बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो है Vb। जब Vf इज इक्वल टू Vb हो जाए, मतलब कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही रिएक्टेंट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना,
रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उस सिचुएशन को हम बच्चों बोलते हैं इक्विलिब्रियम का सिचुएशन। उस सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम का सिचुएशन बोलते हैं। एंड उस टाइम पर डेल्टा जी हमारा 0 हो जाता है। तो अब आप खुद से दिमाग लगाओ, सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिखते हैं हम लोग। अगर ये वाला टर्म 0 हो गया तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिखोगे आप लोग, मतलब कि टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच लिखोगे आप लोग। इसका मतलब ये आया कि टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे निकलता है। दूसरी एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो आप पढ़ाई करोगे बच्चों इक्विलिब्रियम चैप्टर में, डेल्टा जी इज इक्वल टू आप माइनस आर टी एल एन के भी लिख पाओगे। क्लियर? फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के भी लिखा जाता है कई बार। तो आप इसको कंपेयर करोगे इसके साथ, तो माइनस आर टी एल एन के इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आप लिख पा सकते हो। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। छोटी चीज़ें, बहुत बहुत छोटी चीज़ें, पर इसे न्यूमेरिक में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे के क्या है? तो के बच्चों हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो कैसे निकालना होता है वो तो नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ाऊँगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में। यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ए स्मॉल ए प्लस बी स्मॉल बी गिव्स सी कैपिटल सी डी कैपिटल टी। इस केस में आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे प्रोडक्ट्स कॉन्सेंट्रेशन रेस्ट टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रिएक्टेंस कॉन्सेंट्रेशन रेस्ट टू स्टोइकोमेट्रिक, प्रोडक्ट्स कॉन्सेंट्रेशन रेस्ट टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस तरह से ए रेस्ट टू स्मॉल ए, बी रेस्ट टू स्मॉल बी। तो ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर सब कॉन्सेंट्रेशन दिया हो तो यहाँ पे Kc आएगा। अगर ये सब गैसेस हो गए तो यहाँ पे Kp लिखेंगे। बस इतना ही चेंज है। ओके, आई एम श्योर आपको पूरा सेशन बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अगर समझ में आ गया है बच्चों, देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, लाइक इट एंड कमेंट इट। ओके, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।